नमस्कार, न्यूज़ तक के इस खास कार्यक्रम मंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज न्यूज़ रूम में हमारी खास मेहमान हैं नेहा सिंह राठौर। हम सब ने लोक गायिका के रूप में नेहा सिंह राठौर के व्यक्तित्व को पैना होते देखा है और ख़ासकर अब और ज़्यादा जब वो ट्रोलर्स का भी जवाब खुल कर देती हैं। नेहा सिंह राठौर महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोज़गारी पर लगातार गीत लिखती हैं और सत्ता से सवाल करती हैं। सवालों के घेरे में भी आती हैं जब कभी बात चलती है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर लगातार गीत लिखते जाती हैं और सवाल करते जाती हैं। अब सवाल ये है कि नेहा सिंह राठौर का जो व्यक्तित्व पहना हुआ है, इसमें क्या सत्ता का, और जब हम सत्ता की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी नेहा ने लिखा है, तो उन सब पर बात कर रहे हैं। तो इनके पहने होते व्यक्तित्व में क्या ट्रोलर्स का भी और सत्ता का भी उतना ही योगदान अहम है? सबसे पहले स्वागत करते हैं नेहा सिंह राठौर का। कैसी हैं नेहा जी आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और चूंकि आप 2024 में, अब चूंकि 2025 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ पहला सवाल हम पूछ लेते हैं आपके चाहने वालों को के लिए भी, और हम सब भी चूंकि आपको चाहते हैं एक लोक गायिका के रूप में। सेहत कैसी है अभी आपकी? पहले से बेहतर है, ठीक महसूस कर रही हूँ, तभी यहाँ आ भी पाई हूँ, तो अच्छा है, लोगों का आशीर्वाद है, बेहतर हूँ। सवाल शुरू करते हैं नेहा जी। चूंकि मौजूदा दौर में 2024 में जब हम बात कर रहे हैं, देश में एक मजबूत विपक्ष है और विपक्ष की भूमिका सदन में दिख भी रही है। नेहा सिंह राठौर के व्यक्तित्व में क्या वाकई सत्ता पक्ष की भी भूमिका रही नेहा सिंह के इस पहनेपन में? और चूंकि लगातार आप सवाल पूछती हैं, सवाल उठाती रहती हैं और ट्रोलर्स का जवाब देती हैं, उनका योगदान कितना है? इसी सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ सत्ता पक्ष का ही योगदान है, लेकिन हाँ, मैं उनके योगदान को नकार भी नहीं सकती। बचपन से ही मेरा जो स्वभाव रहा है वो थोड़ा विद्रोही किस्म का रहा है। जैसे मम्मियाँ होती हैं ना, मम्मियाँ दादियाँ होती हैं, भाई के खाने में ज़्यादा घी डाल दिया, उनके दाल में ज़्यादा घी डाल दिया, तो मेरे को गुस्सा आ गया कि मेरे को क्यों नहीं दिया। भाई को बाहर पढ़ने जाने का अवसर मिला, दिल्ली आने का अवसर मिला कि हाँ जाओ तुम तैयारी करो, मुझे नहीं दिया गया ये अवसर। तो एक जो है, मुझे लगता है कि मेरे घर वालों ने ही मुझे विद्रोही बनाया कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मेरे लिए ये अवसर क्यों नहीं है। बाकी रही बात सत्ता की, तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मेरे गीतों को इस तरीके से ले लिया जाएगा। जैसे मैंने यूपी में काबा गाया तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए, मेरे पति की नौकरी ले ली गई। जहाँ पे सरकार रोजगार की बात करती है, वो मेरे पति को बेरोजगार उसने बना दिया। तो भाई, मेरे मन में गुस्सा तो है ही, एक भड़ास तो मेरे मन में है ही, तो उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही, तो वो मेरे गीतों के माध्यम से निकलती भी है। नहीं, सवाल ये है ना कि मतलब ट्रोलर्स की भाषा ने नेहा सिंह राठौर को और पैना बना दिया, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप उनको जवाब देती हैं और लगातार जवाब देती हैं, आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हर जगह, तो वो जब जवाब देती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब अब गीतों के माध्यम से भी इनको जवाब देना है, तो वो पैनापन जो आता है वो। देखिए, मैं ट्रोलर्स को ना बहुत सीरियसली लेती नहीं, है ना। मैं सवाल पूछती हूँ सरकार से, मुझे ट्रोल करने आ जाते हैं ये लोग। हम तो जवाब सरकार से मांग रहे हैं कि भैया, मेरा सवाल आपसे है कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों। अच्छा देखिए, अभी अडानी जी की कोई बात आती है तो मोदी जी के जितने भी ट्रोलर्स हैं, वो ट्रोल गैंग, वो एक्टिव हो जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है किसी और से, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं पहले इन लोगों को बहुत सीरियसली लेती थी कि अरे मुझे क्यों ट्रोल कर दिया, अब तो क्या होगा। फिर बाद में मुझे समझ में आया इसका मैकेनिज्म कि ये चल क्या रहा है। ये लोग नहीं है आपके और मेरे जैसे, लोग नहीं है, ये एक अलग बिरादरी है, एक अलग फौज बना दी गई है कि बेटा कुछ भी हो अपना दिमाग बंद कर लेना, बस 4 गाली लिख के चले आना है, बस वहां पे 4 गाली। इन लोगों को तो अकाउंट फॉरवर्ड किए जाते हैं कि लो भैया ये अकाउंट है, इनको गाली देना है, ये लोग हैं, इनको गाली देना है। तो मैं पहले इनको बहुत सीरियसली लेती थी, अभी इनको मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती हूँ। अगर इनको जिस दिन ट्रोलर्स को आप सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। फलनवा ने ये कमेंट लिखा, ढिमकनवा ने ये कमेंट लिखा, अरे भाड़ में जाएं ये लोग। हर मुद्दे पर आप टिप्पणी करती हैं और इसीलिए सवाल अब चूंकि ट्रोलर्स से आ जाते हैं आपके आलोचक पर, और आलोचक होना चाहिए, अच्छी बात है आलोचक को होना जीवन में। बार बार ये सवाल उठता है, नेहा सिंह राठौर कभी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं, आप मंच भी साझा करती हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर के भी बात उठती है। नेहा सिंह राठौर 2024 में भी खूब चर्चा में रहीं कि
लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, फलाने जगह से लड़ सकती हैं। अब किस तरह से अपने आप को आप देख रही हैं, कहाँ खुद को पा रही हैं? नहीं, मैं शुरू से ही खुद को एक लोक गायिका के रूप में देख रही हूँ। दूसरी बात कि सकारात्मक कारणों से मैं लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में थी। मैंने बताया भी कि मुझे अच्छा लगता रहता है। कभी कोई मेरे बारे में बोलता है कि सपा ज्वाइन करे। कभी तो जब यूपी में काबा मेरा गीत आया था तो उस टाइम लोगों ने कहा कि रातों रात अखिलेश यादव से मीटिंग हो रही है। मैंने कहा कौन सी मीटिंग भाई, मुझे पता नहीं कौन सा सूत्र है। फोटो भी वायरल हो गया था एक लड़की का, तो इसमें लगा यही नेहा सिंह राठौर है, और जबकि वो मैं नहीं थी। तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगी तो मैं चाहूंगी ना कि भाई ये चीजें सबको पता चले, या जो मेरे शुभ चिंतक है उनको पता चले। मैं क्यों छुपाऊंगी कोई चीज? ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, ना पार्टी ज्वाइन करने के मैं मूड में हूँ, है ना। तो मुझे लगता है सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में बनी रहती हूँ। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, या ट्रोल करने वाले लोग भी मुझे चर्चा में बनाए रखते। तो चर्चा में बने रहना तो अच्छा ही लगता है। ऑफर आता है तो किस तरफ जाएंगी नेहा सिंह राठौर? ये बहुत साधारण सा सवाल है, और चूंकि लोग आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि झुकाव किस तरफ होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ होगा, किस तरफ होगा? देखिए, मैं ना बहुत विचार करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाऊंगी कि किस तरफ मेरा झुकाव होगा। लेकिन एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगी कि मणिपुर जो लोग नहीं जा रहे हैं उनकी तरफ मेरा झुकाव नहीं होगा। पहलवान बेटियों की बात जो नहीं सुनी जाती है उस तरफ तो मेरा झुकाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री अगर म से मंगलसूत्र, म से मुजरा, म से मछली और मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या इन सब चीज़ों की बात करने वाले लोगों के साथ तो मेरा झुकाव नहीं रहेगा। किसानों पे गोली बरसाने वालों के साथ तो मेरा झुकाव नहीं रहेगा। ठीक है, 2024 देश की सियासत में बहुत कुछ बदला। एक मजबूत विपक्ष के रूप में अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका है, समाजवादी पार्टी की भूमिका है, संसद में दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को नेहा सिंह राठौर कैसे देख रही हैं? क्या परिवर्तन हुआ, और मौजूदा विपक्ष से नेहा सिंह राठौर खुश हैं? नहीं, मुझे लगता है खुश, जैसे मेरे खुश और नाराज होने से क्या होता है। लेकिन मुझे ये हमेशा लगता है कि विपक्ष को अभी और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे खुश नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, लेकिन हाँ, और मजबूती से इन्हें काम कर। किस मुद्दे पर? हर मुद्दे पर अभी तो मुझे लगता है ईवीएम को लेकर के बहुत मजबूती से आना चाहिए। ईवीएम को लेकर के एक बड़ी आंदोलन होनी चाहिए इस देश में। अभी इस वक्त की सबसे जो बड़ी मांग होनी चाहिए वो ईवीएम बैन करने को लेकर। कांग्रेस उस मुद्दे को उठा रही है सही से, आपको लगता है? मुझे नहीं पता कि कांग्रेस उठा रही है, सपा उठा रही है कि नहीं उठा रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये सवाल? ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। अभी मेरा तो अभी बहुत लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं हो रहा है, और चीज़ें सोशल मीडिया पे तो वायरल होती रहती हैं तो पता चलता रहा। महाराष्ट्र में कोई नेता, अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उनके परिवार में 15-20 सदस्य हैं और उनको वोट 2-3 पड़े थे। तो उनका अब पिछले जब वो लोकसभा चुनाव था तो कोई निर्दलीय लड़ा था, और भाई उसका तो वीडियो बड़ा फनी हो गया था। उसने बोला कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे मम्मी पापा हैं, और उसको एक भी वोट नहीं पड़ा था। तो एक पहले रोते रोते वीडियो बनाया कि चलो मान लिया कि मेरे मम्मी पापा ने वोट नहीं दिया होगा, मैंने और मेरी पत्नी ने तो दिया होगा। फिर दोबारा वीडियो बनाया कि अच्छा चलो मान लेते मेरी पत्नी ने भी वोट नहीं दिया होगा, मैंने तो खुद को दिया होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ईवीएम का कुछ तो लोचा है, कुछ तो डाउट है इसमें। नेहा, अब किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, अब ये तमाम आंदोलन को लेके ऐसा माना जाता है कि जनता बहुत गुस्से में है सरकार के खिलाफ। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हैं हरियाणा में, 5 सीटें आ गई कांग्रेस के हिस्से, 5 सीटें आ गई बीजेपी के हिस्से, और विधानसभा चुनाव में जीत होती है बीजेपी की। तो ये आंदोलन कहाँ हम कहें कि उनका इम्पैक्ट क्यों नहीं हो पाता? सोनिया, मैं यही तो बात कह रही हूँ कि लोग बड़े गुस्से में हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर के गुस्से में हैं, पहलवानों के मुद्दे को लेकर के गुस्से में हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं साहब इस मुद्दे को लेकर के गुस्से, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है, मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है उसको लेकर के लोग गुस्से में हैं, लेकिन बाद में जीत जाती है बीजेपी। ये कैसे हो रहा है? यही डाउट तो है मेरा भी, यही सवाल तो है मेरा भी कि जब लोग इतने गुस्से में हैं, लोगों का इतना विरोध है कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने अभी ठीक नहीं किया, इनको तो अभी हम बता देंगे इस चुनाव में, लेकिन अंततः बीजेपी जीत जाती है। ये कैसे हो रहा है? यही मेरा भी सवाल है। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? और बैलेट पेपर से चुनाव करने में साहब को क्या दिक्कत है? क्यों कतरा रहे हैं वो? एक बार वो भी करके देख लें। ये मेरा भी डाउट है, जो आप सवाल कर रही हैं ना, वही डाउट मेरा भी है कि ऐसा क्यों हो जा रहा है।
तो क्या हम ये ठीक करा पूर्ण तौर पे ईवीएम पर फोड़ना इसे सही माने? हालांकि अगर अब कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो मुखर होकर खुलकर कांग्रेसी हमें कभी भी सड़क पे नजर नहीं आए हैं कि अब ईवीएम बैन होना चाहिए या ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। अब चुनाव होते हैं, ईवीएम के द्वारा होते हैं, कांग्रेसी फिर इस मुद्दे पर चुप हो जाता है। आप देखिए लोकसभा चुनाव हुए, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में हुए। सोनिया देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की वकील नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या करती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात कह सकती हूँ, जो मेरे मन में डाउट है बतौर लोक गायिका मैं गीत के माध्यम से अपनी बात भी कहती रहती हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, विपक्ष क्या कर रहा है, मेरा उनको सलाह है कि भैया आप कुछ चीज़ों को मजबूती से पकड़िए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। विपक्ष क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं उनका साथ दे सकती हूँ कि हाँ भाई बेरोजगारी के मुद्दे पे मेरा साथ है आपके साथ, महंगाई के मुद्दे पे मेरा साथ है आपके साथ, लेकिन मैं विपक्ष नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी से मेरा जुड़ाव नहीं है। मैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ, जो कुछ भी हूँ बतौर लोक गायिका मेरी पे, तो मैं गीत के माध्यम से अपनी बात कहते आ रही हूँ, चाहे मेरे मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो। अब मैं भोजपुरी की अश्लीलता से जुड़ा प्रश्न करना चाहूँगी। मैं देखती हूँ कि भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर महिलाएं बहुत कम बोलती नजर आई हैं। बहुत कम ही नहीं, मैं तो शायद कहूँ कि बड़ी कम नजर आई हैं। इक्का दुक्का नाम मैं जानती होंगी उनका। तो ऐसा क्यों है कि भोजपुरी में महिलाओं को एक तरह से ऐसी छवि क्रिएट कर दी जाती है कि जैसे अब नोच लिया जाए। मैं भी भोजपुरी गाने सुनती बतौर हरियाणवी, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति क्या कह रहा, मतलब किसी महिला को नोचने की बात ये किस तरह से कह रहा है, जितना मुझे समझ आता है। तो ऐसा क्यों है कि क्यों महिलाएं उस अश्लीलता को स्वीकार कर रही हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या एक महिलाओं को इस तरह मनोरंजन के तौर पे, एक कमोडिटी के तौर पे क्यों पेश किया जाता है? और वो मैं देखती हूँ कि वो कई इंडस्ट्रीज में है, हालांकि भोजपुरी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फूहड़पन है। सबसे पहली चीज तो कुंठा। अभी जैसे दिल्ली में अगर कोई लड़की थोड़ा सा छोटा कपड़ा पहन करके चल रही है तो यहाँ की आंखें सहज हैं, अभ्यस्त हैं कि हाँ ऐसा तो है। बिहार में ऐसा नहीं है ना। लोगों को देखने की आदत पड़ी हुई है कि नहीं लड़की है तो पूरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात रही महिलाओं के नहीं बोलने की, तो मुझे लगता है महिलाएं डरती हैं। आपको बताएं क्यों? मैंने एक वीडियो बनाया था भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर, आशीष भैया, तो मेरे बारे में उसका नाम तो मुझे नहीं पता, कोई भोजपुरी का ही कोई आर्टिस्ट तो नहीं होगा, आर्टिस्ट इतना लुच्चा हो ही नहीं सकता है। मेरे बारे में बड़ी भद्दी भद्दी गाली दे रहा था। एक बार को मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि बाप रे बाप, ये कितना घिनौना गाली दे रहा है। इतने भोजपुरी में जितनी घटिया गाली हो सकती है वो मेरे को गाली दे रहा है, जबकि मैं बात कर रही हूँ भोजपुरी से अश्लीलता हटाने की। मेरी माँ ने वो वीडियो देखा और बोला कि ये कौन है, ऐसा क्यों बोल रहा है तुम्हारे बारे में। और वो मेरी माँ की आंख भर आई थी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैंने कहा मम्मी मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा है कि भोजपुरी में ये जो हो रहा है, बिहार सरकार को इस पे जो है एक्शन लेने की जरूरत है। तो महिलाएं डर जाती है। हर महिला वो जो है, एक तो मेरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, और हर महिला के पीछे मेरी तरह एक जो सपोर्ट है, स्तंभ की तरह मेरे घर वाले हैं, वैसे लोग नहीं हैं। सबके घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते, मेरे मायके वाले इतना सपोर्ट नहीं करते। मेरी अभी शादी हो गई है, मैं पति के साथ रहती हूँ, तो अभी मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वाले ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, इस चीज़ को समझते हैं, है ना। और दूसरी आपने कही ना कि एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे मेरी पहले भी बात हो रही थी, तो आपने कहा कि आप भोजपुरी को जानती हैं, भोजपुरी में एक गीत जानती हैं जिसका नाम है देवरा ढोड़ी चटना। मुझे कितना दुख हुआ। बहुत सारी रील्स देखी और डांस मुझे तकरीबन गानों का एक जैसा ही लगता है, तो उसमें मैं समझ ही नहीं पाती कि अश्लील। मैं समझ रही हूँ, आप हरियाणवी भाषा की लड़की हैं, आपको भोजपुरी भाषा कैसे ही आएगी, इसमें गलती आपकी नहीं है, हमने आपको यही तो दिया है। भोजपुरी का पहचान क्या बन गया है? ढोड़ी, लहंगा, रिमोट, चोली, ब्लाउज, यही बन गया है। मुझे बहुत दुख हुआ। आपने कहा ना कि मेरे को एक गीत आता है जिसका नाम है देवरा ढोड़ी चटना। मैंने कहा बहन, अगर इसका अर्थ आपको समझ में आता तो ये गीत आपका कभी फेवरेट नहीं हो सकता है। तो ये जो है भोजपुरी का बहुत बुरा दिन चल रहा है। अभी अभी शारदा सिन्हा जी का जो है निधन हुआ है, वो भोजपुरी गाती थी। अगर कभी आपको भोजपुरी समझना हो ना तो आप उनको सुन लीजिएगा। ये आजकल के जो लुच्चे गा रहे हैं ढोड़ी चटना बा, और आजकल तो पता नहीं बहुत ढोड़ी को लेके इतना एक्सपेरिमेंट कर, ढोड़ी के मुंह दे ले बा कांटी से, पता नहीं क्या बहुत अजीब अजीब तरीके के आपको बोल सुनने मिलेगा, बहुत अश्लील। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इस पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यही सारी बात। बिहार में न सिर्फ मैं कहूँ कि ये गीत गानों में ऐसा है, बहुत सारी ऐसी रील्स भी मैं देखती हूँ। एक रील में देख रही थी कि कुछ लड़कियाँ एक पिंजरे के भीतर डांस कर रही हैं।
और बहुत सारी भीड़ है, शायद वो किसी बारात का सीन था, या मैं कहूँ कि छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा में भी ऐसा होता है कि उनके साथ छेड़खानी हो गई, लोगों ने ऐसे पैसे फेंके, इस तरह के। मैं कहूँ कि हरियाणा में मतलब इस लेवल के नहीं होते हैं लेकिन इस तरह के नहीं होते हैं। मैं कह रही हूँ ना आपको कि बिहार के लोग ना, वहाँ रोजगार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जिनके पास काम धंधा होगा वो ऑर्केस्ट्रा में रात भर नाच देखेगा जिसको सुबह में ऑफिस जाना है? अब सोचिए, कोई काम धाम तो है नहीं, बेरोजगारी दुनिया भर की है। अब मुझे एक और चीज लगता है, अब तो मैं देख रही हूँ लड़के भी बहुत अतरंगी डांस करने लगे। मुझे लगता है कि सबका सम्मान होता है हर आदमी का, कोई नहीं चाहता है इस तरीके से। लड़कियां नहीं चाहती होंगी, मुझे लगता है कि इस तरीके से इतने सारे झुंड में पुरुष हैं और लड़कियां नहीं चाहती होंगी नाचना, लेकिन उनकी मजबूरी होती होगी। अगर मुझे लगता है रोजगार जैसी चीज होती तो शायद वो लोग ये काम प्रीफर नहीं करती। थोड़ा सा राजनीतिक सवालों पे वापस आते हैं नेहा जी, चूंकि सवाल अधूरा रह गया था। ईवीएम को लेकर के आपने बहुत सारी बातें कही, तो जहां पर विपक्ष की सरकार है, अभी देखिए झारखंड में प्रचंड जीत मिली है जेएमएम को, तो लोग कहते हैं, आपके आलोचक भी कहते हैं कि तब नेहा सिंह राठौर खुल करके क्यों नहीं विरोध करती हैं कि हेमंत सोरेन खुल के अभी विरोध कर दें इसका कि भाई इसको हम नहीं मान रहे हैं इस चुनाव को। वहाँ भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ, इसको लेकर के सवाल आपके आलोचक उठा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके सवाल बड़े वाजिब भी हैं। जैसे लोग कह देते हैं मुझे कि महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है तो महाराष्ट्र में काबा आपका क्यों नहीं आया, चाहे झारखंड में जो चुनाव हुआ है झारखंड में काबा क्यों नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है। चाहे अभी बंगाल में भी कुछ चीज़ें होती रहती हैं तो लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं। मेरा राजस्थान में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, तो लोगों ने कहा कि वहाँ के लिए तो तुम कुछ भी नहीं बोलती हो, जबकि वहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में पहले जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी नहीं आई है छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में। मेरा कहना एक है कि देखिए, एक तो बैरियर आ जाता है भाषा को लेकर के। मुझे लगता है कि मैं यूपी बिहार से आती हूँ तो भोजपुरी जो है पूर्वांचली लोगों को समझ में आता है। हाँ, पूर्वांचली लोग जहाँ जहाँ पे हैं उनको समझ में आता है, लेकिन जब मैं राजस्थान की बात सोचती हूँ कि मैं राजस्थान में काबा कुछ क्रिएट करने की सोचती हूँ या महाराष्ट्र में, तो सबसे पहली दिक्कत तो मुझे ये आती है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को या महाराष्ट्र में जो दिक्कतें हैं लोगों की, जैसे अभी हमें पता है दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे मुझे ये पता है कि दिल्ली का AQI 400 पार हो जाता है, प्रदूषण है ना यहाँ पे, एयर पोल्यूशन है ना यहाँ पे दिल्ली में, और बिजली की समस्या है, पानी, गंदा पानी आ रहा है। तो ये समस्याएं हम नोटिस कर पाते क्योंकि दिल्ली हमारा आना जाना रेगुलर होता रहता है। महाराष्ट्र की समस्याओं के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से परिचित नहीं हूँ, तो मैं आधे अधूरे ज्ञान के साथ मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती हूँ। दूसरी बैरियर, मराठी भाषा मुझे नहीं आती है। एक चीज़ हुआ था मेरे साथ, बंगाल के लिए मैंने कोई गीत क्रिएट किया था, तो वो बहुत बुरी तरीके से मुझे समझ में आया कि लोग वहाँ के कनेक्ट ही नहीं कर पाए। अब मैं लगूँ बिहार में चुनाव है और मैं अंग्रेजी में कोई गाना गाऊँ, तो है ना, कोई कनेक्शन है कि वहाँ के लोग अंग्रेजी तो नहीं जानते हैं इतना। वहाँ के लोग तो भोजपुरी से जितना कनेक्शन महसूस करेंगे उतना इंग्लिश से नहीं करेंगे। लोग इसको पक्ष और विपक्ष से जोड़ कर देखते हैं, मतलब ये कहते हैं कि जहाँ पर अच्छा एक बात बताइए, अभी दिल्ली में काबा मैंने गाया, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है? नहीं है ना, तो लोग जोड़ देते हैं ना कि कांग्रेस के लोग नहीं जोड़ते हैं उनका झुकाव, लोग नहीं जोड़ते हैं। ये बीजेपी का जो ये ट्रोल गैंग है ना। अच्छा एक और चीज, ये लोग मुझे डिमोरलाइज करने के लिए आजकल एक पॉर्न स्टार के साथ मेरी फोटो चिपका दी है। आपको ये बात पता है? पिछली बार मेरे को मियां खलीफा बोल रहे थे ये लोग और ट्विटर पे ट्रेंड करा दिए थे। पता है क्यों आपको? क्योंकि मेरा चश्मा उसके चश्मे जैसा मैच कर रहा था, तो लोगों ने बोला ये तो मियां खलीफा है, कोई पॉर्न स्टार है। और अभी मेरे साथ क्या किया है, एक कोई पॉर्न एक्टर है और मेरा फोटो उसके फोटो के साथ चिपका दिया है। अच्छा एक और चीज़, गांव देहात के लोग जहाँ पे नेटवर्क अभी भी बहुत अच्छा नहीं है या चीज़ें बहुत देर तक वहाँ पे समझ में आती हैं या AI के थ्रू क्या कुछ हो सकता है, वो कितना डेंजरस है वो नहीं मालूम है, वो यकीन कर लेते हैं, है ना। आप और हमको पता है कि अरे ये एडिटेड फोटो है, ये फोटोशॉप है, ये जो है AI के थ्रू बनाया गया है। गांव के लोगों को अभी उतना नहीं पता है तो वो तो मान लेते, तो मेरी छवि खराब करने के लिए ये लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो ये ट्रोल गैंग का काम है ना, लोग नहीं कहते। ठीक है, चलिए एक और सवाल आता है, चूंकि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर अभी सोनिया जी के सवालों का आप जवाब दे रही थी। सवाल ये उठता है कि जो आपके समकक्ष भी गायक हैं, बहुत सारे गायक गायिका हैं, उनकी भाषा और आपकी भाषा में जो फ़र्क दिखता है, बेसिक फ़र्क है सत्ता पक्ष और विपक्ष वाली बात। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप बता सकती हैं उनके बारे में, जो वो खुल करके मतलब उनकी कविताएं जो होती हैं या उनके गाने जो होते हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब सत्ता के साथ,
तो ये रास्ता नेहा ने क्यों चुना, और इस रास्ते में कभी कभी ऐसा तो नहीं होता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं? डिप्रेशन का शिकार तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये स्ट्रेसफुल बातें हैं। जैसे मैं अगर यूपी में काबा गाती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मैं तो यूपी बिहार की लड़की हूँ, यूपी बिहार की समस्याओं को उजागर करूँगी तो यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे, और ये तो मैं भोजपुरी में एक नई विधा को जो है देने की कोशिश कर रही हूँ, एक नया आयाम, जो जहाँ की लहंगा ढोड़ी और चोली ही बन रहा था, जो कि बड़े बड़े लोग गा करके आज संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, और बीजेपी उन लोगों को प्रोत्साहित भी करती रहती है समय समय भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं। हाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों की ही बात कर रही हूँ। और मैं बात कर रही हूँ रवि किशन जी की, लहंगा उठा दे रिमोट से। मैं बात कर रही हूँ मनोज तिवारी जी की, बबुनी के लागल बा शहर के हवा उरी पढ़ावा, और ये लोग महिला विकास की बात करते हैं, और भाजपा इन जैसे लोगों को जो है टिकट देकर प्रोत्साहित करती रहती है। मैं इन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं नाम लेने से बिल्कुल नहीं डरूंगी। ये लोग बहुत आदर्श बन गए। रवि किशन जी का एक अभी नया में स्टेटमेंट आया है कि हमारे जो भोजपुरी के जूनियर हैं वो भोजपुरी को अश्लील बना रहे हैं। अच्छा, आप जो ये लहंगा रिमोट से उठा रहे थे, आपको तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि चुटकी बजा के रिमोट से, चुटकी बजा के ऐसे उठा दो। हुआ है कभी आमना सामना हुआ है नेहा जी आपका मनोज तिवारी के साथ या रवि किशन जी के साथ? कोई बातचीत हुई है क्या उनसे कभी किसी भी मुद्दे पे? मनोज तिवारी जी से मेरी एक बार मुलाकात हुई है, रवि किशन जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मनोज तिवारी जी से एक बार मेरी मुलाकात हुई है। कुछ नहीं, क्या मैं बोलूं, नहीं करते हैं वो लोग भाई, नहीं सुधरने वाले ये लोग हैं। और दूसरी चीज़, अभी तो इनकी जिम्मेदारी अलग हो गई है, तो अभी तो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, अभी तो नेता बन गए हैं ये। यही सब इन लोगों का कर्म कांड जो है पुराना, वो तो हम लोगों को मालूम ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है हमारे बीच। लेकिन हाँ, मनोज तिवारी जी से मेरी एक बार मुलाकात, कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रम था कहीं तो हुआ था। 2 साल से एक सवाल बहुत तैर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नेहा एक मुफीद मौके की तलाश में है सियासी एंट्री के लिए। मतलब चूंकि आपसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो वो कौन सा मौका होगा? विधानसभा चुनाव निकल गया, फिर विधानसभा चुनाव आगे बिहार का है, कोई इरादा है क्या अगर कोई पार्टी अप्रोच? क्योंकि आपने अभी कहा है कि मैं सोचूंगी तब इस सवाल का जवाब दूंगी, वो मौका कब आएगा आखिर? हाँ, मैं अभी कब आएगा? हाँ, ये मैं अभी कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई पार्टी मुझे अप्रोच करती है, वो बीजेपी नहीं होना चाहिए। देखिए, विचारधारा अगर नहीं मिलती है मेरी आपसे, तो मैं आपसे कैसे कोई जुड़ाव महसूस करूंगी, है ना? तो मैं उस पर विचार करूंगी, मैं अभी भी कह रही हूँ। ये कब तक विचार करूंगी, ये भी एक अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखेंगे, जब लगेगा कि अब सही समय है तो मैं जरूर कोई प्रतिक्रिया दूंगी उस पे। नेहा जी, हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति के एक अलग तरीके से बदलाव उसमें हुआ। हरियाणा चुनाव के बाद एक और बदलाव हुआ, और अब महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है उससे एक और बदलाव हो गया है। तो आपकी नज़र में ये राजनीतिक बदलाव देश की राजनीति को किधर लेके जा रहे हैं? ये देश की राजनीति को किधर लेकर के जा रहा है पता नहीं। मैं तो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हूँ। जैसे कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो सोनिया जी ने कहा कि पहलवानों का मुद्दा इतना हाईलाइट रहा हरियाणा में, और किसानों का मुद्दा इतना हाईलाइट रहा, इतना विरोध रहा जनता में सत्ता के प्रति। इसके बावजूद भी हर जगह बीजेपी जीतती जा रही है। तो पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं बस हाथ पे हाथ धरे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब जहाँ जाएगा वहाँ पे हम लोग बस ऐसे देखते रहेंगे कहाँ जा रहा है। हाथ में हमारे कुछ है नहीं, और मीडिया के लोगों का भी कोई अहम योगदान तो है नहीं। सरकार से सवाल पूछने से वो लोग भी डरते ही हैं, पता नहीं क्यों। तो नहीं, तो जो महाराष्ट्र में जैसे लोकसभा, चूँकि आपने ईवीएम पर भी आपने भी सवाल उठाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मतलब एक तरफा नतीजे आए जो विपक्ष के पक्ष में थे। विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो महायुति के पक्ष में गए और वो विपक्ष के विपक्ष में गए। तो क्या ये माना जाए कि ईवीएम के साथ छेड़खानी या हैकिंग जो है लोकसभा चुनाव में नहीं की गई थी, वो विधानसभा चुनाव में ही की गई थी? ये क्या थ्योरी है इसका? देखिए, मैं इसका लॉजिक एक सिंपल सा बताती हूँ। मेरे मन में ईवीएम को लेकर के डाउट है, और मैंने कुछ गीत भी क्रिएट किया हुआ है ईवीएम को लेकर के। इलॉन मस्क कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और मैं मानती हूँ कि तकनीकी रूप से वो हमसे और आपसे ज़्यादा समझदार हैं, है ना? गोबर भक्त क्या कहते हैं, ये जो गोबर खाने की वकालत करते हैं, ये भाजपा के जो ट्रोल गैंग हैं, और जो मूत्र पीने की वकालत करते हैं, उनसे ज़्यादा मैं योग्य मानती हूँ इलॉन मस्क को, है ना? तो वो कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो मैं उनकी बात में ज़्यादा भरोसा करती हूँ।
फिर तो भरोसा आपको सुप्रीम कोर्ट पे भी करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई थी हाँ, जिसमें बिल्कुल। एलन मस्क का नाम सुप्रीम आया कोर्ट था। की बात- पिटीशन में उनका हाँ। भी जिक्र किया गया कि मस्क भी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हारने वाले जो लोग हैं चुनाव के बाद ये क्यों सवाल उठाते हैं, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट का। तो जो ईवीएम पर जो आरोप है उसको तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई मतलब कोई सुनवाई के लिए भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात का पूरा सम्मान है, मेरे मन में जो डाउट है उस बात का भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो आपका डाउट कैसे क्लियर होगा? अभी ये कैसे क्लियर होगा ये मैं कैसे बताऊं? मेरे मन में अगर कोई डाउट है तो मैं डाउट तो अपना रखूंगी, क्लियर कैसे होगा ये मुझे नहीं पता है, पर डाउट है तो मैं बोलूंगी। जैसे इस देश में बेरोजगारी है तो आप पूछेंगे बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, ये मुझे कैसे पता, मैं अथॉरिटी में थोड़ी हूँ, लेकिन बेरोजगारी है तो मैं बोलूंगी। मेरा काम है सवाल करना, मेरा काम है अपने डाउट को रखना, मेरा काम है जवाब देना, नहीं है ना। तो मेरा ये डाउट है तो ये तो हक है ना, संविधान ने मुझे इतना हक तो दिया है कि मैं अपने डाउट को रख सकूं, अपने गीतों को रख सकूं, अपने सवाल रख सकूं। मुझे ऐसा लगता है तो लगता है, मैंने सवाल किया, बात खत्म। आप सोशल मीडिया की एक स्टार हैं और अवध ओझा भी सोशल मीडिया के ही स्टार हैं, और कुछ दिन पहले तक मतलब लोकसभा चुनाव के बाद वाले समय में वो राहुल गांधी में प्रधानमंत्री की संभावनाएं देखते रहे, फिर अचानक वो कल जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ पाए गए। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक तौर पर आपकी क्या राय है, आपकी नज़र में राहुल गांधी का भविष्य क्या है? ये चुनाव जिस तरह से जून के चुनाव और हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो राजनीति बदली है, राहुल गांधी जी का भविष्य क्या है, ये मैं कोई भविष्यवाणी करने वाली नहीं हूँ और मैं इन सब चीज़ों में यकीन भी नहीं करती हूँ। ये जनता तय करेगी कि राहुल गांधी जी का भविष्य क्या है और आगे समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी का भविष्य क्या है, ये जनता तय करेगी। ये मेरे वश में नहीं है, मैं ये सब भविष्यवाणी करने में यकीन नहीं करती। कल आपने एक ट्वीट किया नेहा जी, और उसमें लिखा है कि जब तक इस देश में सिनेमा है लोग डैश 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 बनते रहेंगे। क्या मतलब है? आप समझ गए ना, ये मुस्कुराहट बता रही है तो वो आप समझ गए हैं। इसीलिए आप ट्रोलर्स के निशाने पे आ जाती हैं कि ये जो खाली स्थान होता है ना, इसको मतलब अगर जब से खुल करके आप भर दें तो मामला क्लियर हो जाता है। क्या कहना चाह रही थी आप? कुछ चीज़ें बिना कहे अगर समझ में आ जाए तो उसको मुझे लगता है कि कहने की फिर जरूरत नहीं। जैसे आपने ये स्माइल दिया ना, तो ये मुझे पता है आपको समझ में आ गया। जैसे आपने ये स्माइल दिया ना कि डैश डैश डैश, और वो जो एक हंसी थी, तो मुझे पता है बात आप तक पहुंच गई। हर बात पूरी कंप्लीट की जाए ये जरूरी थोड़ी है। एक सवाल, चूंकि आप बिहार से आती भी हैं, नीतीश कुमार को लेकर के बार बार ये सवाल उठता है, और देखिए क्या राजनीति की अजीब विडंबना है कि विपक्ष में बैठे लोग लगातार उन्हें ऑफर भी देते हैं, चाहे नीतीश कुमार पलटते रहें विपक्ष की तरफ से उन्हें ऑफर मिलते रहते हैं। क्या लगता है बिहार चुनाव किस तरफ जाएगा 2025 में? देखिए, मैं फिर से बोलूँगी कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मैं भविष्यवाणी भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो एक मामूली सी लोक गायिका हूँ जो अपने गीत लिखती और गाती रहती हूँ। मैं फिर बोलूँगी कि ये जनता तय करेगी कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी। अभी मैं बीते दिनों मुजफ्फरपुर गई थी भैया, और क्योंकि अभी मैं ट्रेन से सफ़र कर रही हूँ, कान में मेरे दिक्कत है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप ट्रेन से ही यात्रा कीजिए। तो मुझे लगता है पहली या दूसरी बार मैं मुजफ्फरपुर गई होंगी, और वो मुजफ्फरपुर का जो रेलवे स्टेशन था वो लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा सा लेबर चौक है ना। बिहार के लोगों की दुर्दशा अगर आपको देखनी तो आप मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे चले जाइए। सब कोई झोरा लेकर के भाग रहा है, कोई गठरी लेकर के सूरत की ट्रेन पकड़ रहा है, कोई कोई मोटरी लेकर के गुजरात की ट्रेन पकड़ रहा है। इतना जाम है, इतना पोल्यूशन है उस शहर में, हर कोई ऑटो चला रहा है, हर कोई रिक्शा चला रहा है। एक बार को तो ऐसे देख करके मेरा दिमाग सन्न रह गया था कि ये दुर्दशा क्यों है। यहाँ का कोई मालिक नहीं है, कोई करता धरता नहीं है क्या महाराज। और बिहार के अब पटना जैसे शहर में चले जाइए तो लगता नहीं है कि कोई जो है राज्य की राजधानी है। अभी आप लखनऊ में जाइए तो लखनऊ थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, है ना, लेकिन अब अगर पटना में चले जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई बड़ा सा शहर है, ये कोई बड़ी सी राजधानी है। बहुत ही अलग पूरा, वहाँ भी आपको है ना वैसे ही गोबर कहीं पाथ के रखा हुआ है, कोई नाली है तो नाली खुला पड़ा हुआ है, मच्छर भिन भिना रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके लगता है कि चाहे नीतीश जी हों चाहे लालू जी हों, 15 साल तो चच्चा पप्पा लोग रहे ही हैं। उन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क किया है। अब चाहे आगे नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, नहीं, लेकिन दूसरा विकल्प भी कोई आता है। जैसे भी प्रशांत किशोर आए, उपचुनाव में करारी हार मिली, 2 की तो जमानत जब्त हो गई। मतलब नया विकल्प भी देने के मूड में तो नहीं है ना बिहार।
कई बार तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग अपनी स्थिति के खुद ही जिम्मेदार हैं। ऐसे तो बात करेंगे खूब कि हाँ भाई परिवर्तन होना चाहिए, जब वोट देने की बात है कि का हो बाबू साहब के वोट दिया ना हो, भूमिहार के वोट देवल जाइए ना ना ना, यादव जी के वोट दिए तो दो, करते रहो ठाकुर बाभन भूमिहार। शांत किशोर सही कर रहे हैं अभी फिलहाल जो कर रहे हैं? ये मैं कैसे कह दूं कि कोई गलत कर रहा है? एक आदमी, बहुत अच्छी बात, पद यात्रा कर बहुत रहे हैं, और अच्छी जब बात, एक आदमी अगर बिहार को जोड़ने की बात कर रहा है, पद यात्रा कर रहा है। पद यात्रा से चूंकि इस देश में सफलता मिली है, राहुल गांधी कर्नाटक से जहां से गुजरे 67% सीट जीत गई वहां। प्रशांत किशोर जी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो अच्छा करें, वो एक नया विकल्प बन करके आए, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। बाकी तो पता नहीं उस कुर्सी का क्या दोष है महाराज, कि जो वहां जाता है वो फिर जनता का नहीं हो पाता है। नेहा, दिल्ली में भी अभी चुनाव होने हैं और मुझे याद है लोकसभा चुनावों के वक्त आपका नाम बड़ा चर्चा में आया था और उस दौरान भी आप हमारे ये स्टूडियो मीडिया में के लोगों का योगदान है, मेरा नाम चर्चा में आप लोग लाए थे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। लेकिन लोकसभा के वक्त ये चर्चा थी कि आपको कांग्रेस से टिकट मिल सकता है। हालांकि आपने प्रचार किया कन्हैया कुमार के लिए, कन्हैया कुमार को टिकट मिला। अब विधानसभा की बारी है और जैसी मेरी जानकारी है आप कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा में शामिल हो रही हैं। क्या चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि नेहा विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली में? ओहो नहीं नहीं, आप लोग ऐसे ही आप लोग मेरे बारे में खबरें चलाते रहिए, मेरे को चर्चा में बनाए रखिए। अरे ऐसा कुछ होगा तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी। दूसरी बात, न्याय यात्रा में कई लोग आज मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे। आज 10:30-11 बजे मुझे बुलाया गया था, मुझे एक मंच मिला था जहां से मैंने अपनी बात रखी, कुछ गीत भी सुनाए। तो लोगों ने कहा कि तुम कांग्रेस की न्याय यात्रा में क्या कर रही हो? मैंने कहा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में ना जाऊं तो भाजपा के अन्याय यात्रा में जाऊं। बताओ क्या गलत कर रही हूँ? न्याय यात्रा में आके क्या गलत कर रही हूँ? अन्याय यात्रा में जाती तो आप मुझ पे सवाल करते। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि बीजेपी अगर मुझे मंच देती है, मैं हमेशा कहती हूँ, और आप लोग तो मीडिया से हैं तो आप लोगों की तो अच्छी पहचान भी है, अच्छी दोस्ती भी है उधर, तो आप लोग भी मेरा सवाल उधर जा करके करिएगा कि नेहा बीजेपी के मंच से बेरोजगारी और महंगाई के गीत गाना चाहती है, एक बार उसको मंच दे करके देखिए। अब मैं सच में जाना चाहती हूँ, ऐसा मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं है कि अगर कोई मंच बीजेपी का लगा होगा तो मैं नहीं, जो बिल्कुल जाना चाहती हूँ और वहां से बेरोजगारी का गीत गाना चाहती हूँ। वो अलग बात है कि वो लोग मुझे मंच नहीं देते हैं, तो मुझे मंच चाहिए कुछ अपनी बात कहने के लिए। जैसे ये एक मंच है, इसका नाम भी मंच है ना, तो मुझे एक मंच चाहिए अपनी बात बोलने के लिए। मेरा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो तो है ही, इसके अतिरिक्त भी मुझे लोगों से जमीन पे जुड़ने के लिए एक मंच है। अगर वो मंच मुझे कांग्रेस देती है तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कांग्रेस के मंच से मैं बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ, महंगाई के गीत गा रही हूँ, महिलाओं के सुरक्षा के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ? और नहीं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। आप लोक गायिका हैं, आप अपने गीत के ज़रिए लोगों में जागरूकता भी फैलाती हैं और सरकार से सवाल और सरकार पर आक्रामक तरीके से हमले भी करती हैं। मेरा सवाल टिकट को लेकर था। कांग्रेस पार्टी से क्या विधानसभा चुनावों के लिए आपको टिकट मिलने वाला है? आप इंटरेस्टेड हैं? मुझे लगता है मैं दोबारा बोलूँगी कि अगर मुझे अप्रोच किया जाता है तो मैं इस पर विचार करूँगी। मैं इस पे विचार करूँ। नहीं, आप चाहती हैं? नहीं, आप चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तभी तो पार्टी आगे आएगी ना। मैं अपने इंटरेस्ट को लेकर के भी विचार करूंगी। हाँ बिल्कुल। नेहा, एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे कि आप कैसे देखती हैं राहुल गांधी के भविष्य को लेकर। मैं इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछती हूँ आपसे। आप लोक गायिका हैं, तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय रखती हैं, आपका अपना एक नज़रिया है। उसके मुताबिक जिस तरीके की राजनीति आजकल हो रही है देश में, इस राजनीति में आप राहुल गांधी को कहाँ देख रही हैं? अब मैं कैसे कह दूं कि मैं कहाँ देख रही हूँ? सिर्फ मेरे अकेले देखने से या मेरे अकेले करने से तो कुछ होता नहीं है। इतनी सारे इस देश में इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी सारी जनता है। मुझे लगता है कि ये जनता के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि राहुल गांधी जी का भविष्य कैसा होगा और या नरेंद्र मोदी जी का कल कैसा होगा, ये जनता तय करेगी। मुझे कुछ नहीं लगता है। सत्ता से सवाल, लेकिन विपक्ष को कोई सलाह जो नेहा सिंह राठौर देना चाहती हैं जाते जाते ये सवाल? विपक्ष को मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा जो है मजबूती से किसी भी मुद्दे को लेकर के, चाहे वो अच्छा एक और चीज,
अभी इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कई तो मेरे दोस्त भी थे। अच्छा, मेरी उम्र 27 साल है, भले ही मैं जो है मैंने अब पढ़ाई को थोड़ा सा किनारे कर दिया हुआ, मैं गीतों को गाती रहती हूँ और सामाजिक मुद्दों पे गीत लिखती रहती हूँ। अभी मैंने कंपटीशन वगैरह की तैयारी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी उम्र के जितने दोस्त हैं वो सब कोई आरओ की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इलाहाबाद की मैं बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे मेरे दोस्त भी सब गए हुए थे प्रदर्शन करने। विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा मुझे वहां नजर नहीं आया। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि विपक्ष का कोई आदमी होता तो इस आंदोलन को और जोर मिल सकता था। तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी बच्चे या कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे आप लोग तो सक्षम है ना भाई, आप लोगों को थोड़ा और मजबूती से इन लोगों का साथ देना चाहिए। अब ये इलाहाबाद की मैं बात बता रही हूँ, मुझे बड़ा ये चीज़ मुझे खटका था। अभी जैसे आपने सवाल पूछा तो मुझे लगा कि वहाँ आप लोगों पटना में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार पुलिस अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई चेहरा दिख नहीं रहा। कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। तो मेरा ये सलाह है कि आप वहाँ जाएं, बच्चों से बातचीत करें, उनके आंदोलन को एक बल मिलेगा। नेहा सिंह राठौर जी, आप मंच पर आई और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। चूंकि आपकी सेहत खराब थी, अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है, हम आपके अच्छे सेहत की कामना भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।